ऐसे बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारी कहानियां देखते तो हैं, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन 85% लोगों में से एक हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ। और हाँ, लेटेस्ट थ्रिलिंग क्राइम स्टोरीज की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। 1975 बैंकॉक में नडीन और रेमी एक फ्रेंच कपल कनेथ हाउस में शिफ्ट होते हैं। वो ऊपर वाले फ्लोर पर रहने वाले आला और उसकी वाइफ मोनिक से मिलते हैं। नडीन और मोनिक अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, लेकिन जो बैकपैकर्स उनकी पार्टी में आते हैं एक एक करके गायब होने लगते हैं। डोमिनिक, एक फ्रेंच लड़का जो आला के घर काम करता है, वो नडीन और रेमी को बताता है कि आला असल में उनकी आइडेंटिटी चुरा के उन्हें मार देता है। नडीन और रेमी उसका सच सुनकर डोमिनिक का पासपोर्ट वापस आला की सेफ से निकालकर उसको बचा लेते हैं और उसे फ्रांस वापस भेजते हैं। आला की सेफ से उन्हें एक और चीज मिलती है, मरी हुई कॉर्नेलिया की डायरी। डोमिनिक नडीन और रेमी की मदद से वापस फ्रांस पहुंच गया था। उसने नडीन को लेटर भी लिखा था। वो दोनों उसके लिए बहुत खुश थे, लेकिन अंदर से वो बहुत डरे हुए थे। और आला थाईलैंड वापस आ चुका था। एक दिन नडीन एक होटल के लॉबी में थी तो पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो कोई और नहीं बल्कि आला ही था। आला के साथ मोनिक और अजय भी थे और उन्होंने उसे घर तक लिफ्ट देने का ऑफर किया। नडीन थोड़ा घबरा गई, लेकिन वो वहां से चाहकर भी भाग नहीं सकती थी और उनका यकीन जीतने के लिए उसने वो लिफ्ट ले ली। लेकिन वो लिफ्ट उसके लिए आसान नहीं थी, बल्कि वो उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक कार्रवाई थी। पूरे रास्ते आला और उसकी गैंग नडीन को एक अजीब नजर से घूरे जा रहे थे और हंसते हुए उसे बस एक ही चीज पूछ रहे थे कि क्या उसे पता है कि डोमिनिक कहां गया। नडीन की सांस सूखे जा रही थी, पर इतने में वो लोग कनेथ हाउस पहुंच गए और वो किसी तरह से अपना रोना कंट्रोल करके अपने घर के अंदर पहुंची। आला और उसकी गैंग का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। नडीन फ्रेंच एम्बेसी पहुंची और उनसे अपनी जान बचाने की मदद मांगने लगी, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि उसका नेबर आला ही वो बिकनी सीरियल किलर था। और उसने वहां सबूत के तौर पर हर्नाकिस और कॉर्नेलिया की डायरी भी छोड़ी थी, जिसमें एक कॉन्टैक्ट कार्ड था जिस पर आला गुटियर का नाम था। नडीन और रेमी फ्रेंच एम्बेसी के जरिए ही हरमन और एंजेला से मिले। हरमन ने जब नडीन को टेरेसा, कॉर्नेलिया, हर्नाकिस, शारमेन और विटाली की फोटोज दिखाई तो नडीन और रेमी ने वो झट से पहचान ली। उन्होंने कहा कि इन सब लोगों को उन्होंने आला के अपार्टमेंट में आते हुए देखा था। और फिर हरमन और एंजेला को उन्होंने आला की पूरी कहानी बताई। उन सबको अब इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर उन्होंने अब आला को रंगे हाथ नहीं पकड़ा तो बिकनी किलर कई और लोगों की जान ले सकता है। आला और उसके गैंग को रंगे हाथों पकड़ने का सिर्फ एक तरीका था, नडीन और रेमी को अंडरकवर एक सीक्रेट एजेंट की तरह काम करना और जितने सबूत हो सकें इकट्ठा करना। नडीन और रेमी ने पहले तो डर के मारे मना कर दिया, लेकिन फिर जब उन्हें समझ आया कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है तो वो मान गए। नडीन ने फिर से आला की पार्टीज में जाना शुरू कर दिया और उनसे दोस्ती बढ़ाना भी। धीरे धीरे उसने आला के अपार्टमेंट्स की फोटो खींचे, बल्कि वो उनके कमरों में भी घुसी और वहां पड़े ड्रग्स, सिरिंज के डब्बे और पासपोर्ट से भरी सेफ की फोटोज खींच कर जमा करने लगी। उसने तुरंत ये सारे सबूत हरमन और एंजेला के साथ बैंकॉक पुलिस को सबमिट किए, पर बैंकॉक पुलिस एक्शन लेने के बजाय ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज में उलझ गए। इसी बीच उन्हें पता चला कि हर्नाकिस और कॉर्नेलिया के मर्डर के कुछ दिन बाद ही उनका पासपोर्ट यूज हुआ था और उन्होंने थाईलैंड से नेपाल ट्रैवल किया था। पुलिस फॉर्मेलिटीज में फंसी हुई थी और वहीं हरमन को आला का सारा प्लान समझ आ गया था। लोगों को एक सांप की तरह अपने वश में कर लेना, उनसे दोस्ती करना, उनको एक अमीर जिंदगी का झांसा देना, उन्हें अय्याशी कराना, उन्हें ड्रग्स देना और फिर उनका सारा सामान चोरी करके उन्हें मार देना और फिर उन्हीं की पहचान लेकर एक इच्छाधारी सांप की तरह नए रूप ओढ़कर कहीं से भी निकल जाना।
हरमन को लगा था कि अब आला जल्द ही पकड़ा जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि आला यानी चार्ल्स सोबराज एक बार फिर यह साबित करने वाला था कि क्यों कोई उसे आज तक नहीं पकड़ पाया है। नडीन कुछ दिन बाद हरमन के पास एक बहुत ही बुरी खबर लेकर आई। उसने बताया कि आला, मोनिक और अजय को उस पर शक हो गया है और वो थाईलैंड छोड़कर यूरोप जाने वाला है। देरी न करते हुए हरमन ने पुलिस अथॉरिटीज को अलर्ट किया और डिप्लोमेटिक प्रेशर यूज करके आला, मोनिक और अजय को घर के बाहर से ही अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जब आला के घर की इन्वेस्टिगेशन हुई तो पुलिस को वहां कुछ भी नहीं मिला, ना पैसे, ना चोरी का सामान और ना ही ड्रग्स, बल्कि वो सेफ जिसमें सारे पासपोर्ट्स थे वो भी बिल्कुल खाली थे। पुलिस तीनों को पागलों की तरह इंटेरोगेट करती रही, लेकिन आला ने उन्हें अपना एक नकली पासपोर्ट दिखाते हुए आला होने से ही इनकार कर दिया और कहा कि वो तो एक अमेरिकन सिटीजन स्टीव वॉटसन है। पुलिस ने आला के इस नकली पासपोर्ट की जांच पड़ताल की, लेकिन उन सबको वो पासपोर्ट एकदम असली लगा। अपनी बात को साबित करने के लिए आला पहले ही अपना बोलने का लहजा, अपना एक्सेंट बदल चुका था। पुलिस को लगा कि उन्होंने गलत इंसान को पकड़ लिया है और इससे पहले कि कोई आला को आइडेंटिफाई कर पाता, पुलिस ने उसे सॉरी कहकर छोड़ दिया और आला यानी चार्ल्स सोबराज एक सांप की तरह फिर से लोगों को अपने वश में करके थाईलैंड से निकल गया। इस हादसे के बाद हरमन और नडीन पूरी उम्मीद खो चुके थे। इस केस को इन्वेस्टिगेट करते करते हरमन की मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसका एंगला से रिश्ता भी खराब हो रहा था और इन सब से दूर जाने के लिए उसने एक छुट्टी लेने का सोचा। उसने नडीन और एंगला की मदद से अभी तक जमा हुए सारे सबूतों की एक रिपोर्ट बनाई, जिसको उन्होंने द निपनबर्ग कैश नाम दिया और अलग अलग पुलिस स्टेशंस, एम्बेसीज, अथॉरिटीज और तो और इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस तक के ऑफिस में उस रिपोर्ट को पहुंचा दिया। जब हरमन छुट्टी से वापस आया तो कैनेडियन एम्बेसी ऑफिशियल्स ने उसे आला की कैनेडियन बीवी मोनिक के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प कहानी बताई। मोनिक का नाम मोनिक था ही नहीं, बल्कि उसका नाम मैरी एंड्री था। उसके पेरेंट्स के हिसाब से वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ दुनिया घूम रही थी, जिससे बात करने के लिए उसने उन्हें एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट दिया था, जो एक फ्रांस का नंबर था। उन्होंने उस नंबर पर जब कॉल किया तो एक बूढ़ी औरत ने फोन उठाया और बताया कि नंबर आला का नहीं है, बल्कि चार्ल्स सोबराज का है। लेकिन वो आला को जानती है क्योंकि आला उसके बेटे के कई क्रिमिनल और झूठे नामों में से एक नाम है। वो औरत और कोई नहीं बल्कि चार्ल्स की मां थी। हरमन को अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अपने सारे कॉन्टैक्ट्स का एक आखिरी बार इस्तेमाल करके उसने केनेथ हाउस पर वापस रेड की और इस रेड में जो उसे सबूत मिले उससे उसका केस और पक्का हो गया, क्योंकि उन्हें वहां न सिर्फ 5 किलो की अलग अलग टाइप की नशीली दवाइयां मिली, बल्कि 3 बड़े कंटेनर भर के एक ऐसा ड्रग मिला जो कि एक केमिकल स्ट्रेट जैकेट था, यानी वो केमिकल किसी को भी मार सकता था। साथ ही साथ उन्हें एक आखिरी कड़ी मिल गई जो इस कहानी को बांध रही थी, और वो था कॉर्नेलिया का कोट और हैंडबैग। इस रेड के बाद हरमन ने सारी डिटेल्स मीडिया में दे दी, जिसके बाद हर जगह, हर अखबार में चार्ल्स सोबराज के सीरियल किलर, बिकनी किलर होने की खबर फैलना शुरू हो गई। इस मीडिया कवरेज के चलते थाईलैंड की अथॉरिटीज ने भी इस बात को सीरियसली लिया और एक नोटिस जारी किया। इंटरपोल तक भी ये बात पहुंची और फिर इंटरपोल ने भी चार्ल्स सोबराज के खिलाफ वारंट इशू कर दिया, जिससे इस केस का रुख हमेशा के लिए बदल गया। क्योंकि इंटरपोल कोई आम ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, बल्कि इंटरपोल वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो दुनिया के सबसे खूंखार क्रिमिनल्स को पकड़ती है। इसका मतलब साफ था कि चार्ल्स सोबराज, मैरी और अजय, जो सबको चकमा देकर फरार हो गए थे, अब ज्यादा दिन तक बचने नहीं वाले थे। लेकिन चार्ल्स के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अपने नेक्स्ट प्लान को अंजाम देने के लिए इंडिया पहुंच गया था। क्या चार्ल्स इंडिया में फाइनली पकड़ा जाएगा या वो फिर से बचकर निकल जाएगा? जानने के लिए जल्दी से जाओ स्पॉटिफाई पर और देखो द क्राइम शो बाय खूनी मंडे, जहां इस सीरीज का 4th एपिसोड लाइव हो चुका है, या फिर अगले हफ्ते का वेट करो जब इसका 4th एपिसोड लाइव होगा यूट्यूब पर।